नमस्कार दोस्तों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो कोई आम किस्सा नहीं है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे याद करते ही आज भी हमारी रूह कांप उठती है, क्योंकि उस रात हमने अपना एक बेहद करीबी दोस्त हमेशा के लिए खो दिया था। क्या थी वो गलती? ऐसी कौन सी चीज थी जो हमें नहीं करनी चाहिए थी? एक ऐसी गलती जिसने हमारे दोस्त की जान ले ली। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील है। पिछले 5 साल से मैं शहर में नौकरी कर रहा हूं। रोज की भाग दौड़, ट्रैफिक, दफ्तर और थकावट, सब कुछ बस जिंदगी का हिस्सा बन गया है। पर सच कहूं तो इस दौड़ में मैंने खुद को कहीं खो दिया है। गांव छोड़े हुए बहुत वक्त हो गया था। मुझे कुछ दिनों से गांव की बहुत याद आ रही थी। वो मां के हाथ का खाना और बचपन की वो गलियां। अब मैं यह और सहन नहीं कर सकता था। अगले ही दिन मैंने कंपनी से 15 दिन की छुट्टी ले ली। छुट्टी मिलते ही बिना कुछ सोचे बस टिकट कटाया और गांव की तरफ निकल पड़ा। रास्ते भर खिड़की से बाहर देखता रहा। पेड़, खेत, पुरानी सड़कें, सब कुछ वैसा ही था। पर दिल को जो सुकून मिल रहा था वो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। जैसे ही बस गांव के स्टैंड पर जाकर रुकी, वैसे ही मैं बस से नीचे उतरा। वही पुरानी मिट्टी की खुशबू जैसे सीधा दिल में उतर गई और मैं कुछ पल के लिए बस वहीं खड़ा रह गया। आंखें बंद करके सांस ली तो लगा जैसे सालों पुरानी यादें उसी मिट्टी के जरिए वापस जिंदा हो रही हों। सामने वही टूटा सा चबूतरा जहां हम बचपन में बैठा करते थे। दूर से मंदिर की घंटियों की आवाज आ रही थी और साइकिल पर दूध वाला आता दिखा। सब कुछ वैसा ही था जैसे पहले हुआ करता था। मैंने अपने बैग को कंधे पर डाला और गांव की तरफ पैदल ही बढ़ चला। रास्ते में कुछ लोग पहचान गए। कोई बोला, अबे सुनील, ओ तेरी कितने साल बाद दिखाई दिया रे। ये रामलाल चाचा की आवाज थी, जो अब पहले से ज्यादा बूढ़े लग रहे थे। मैंने मुस्कुराकर उन्हें प्रणाम किया और सीधा अपने घर की ओर बढ़ गया। जैसे ही मैं अपने दरवाजे पर पहुंचा, मैंने दरवाजे की कुंडी खटखटाई। लकड़ी का पुराना दरवाजा चरमराया और अंदर से मां की आवाज आई। कौन है? मैंने धीमे से कहा। मैं हूं मां सुनील। अगले ही पल दरवाजा खुला और मां की आंखों में आंसू थे। वो मुझे देखती रह गईं, जैसे यकीन न हो रहा हो। इतने साल हो गए, तेरा चेहरा तक भूल गई थी, उन्होंने धीरे से कहा और मुझे गले लगा लिया। घर में घुसते ही वो जानी पहचानी महक आई। हल्दी, मिट्टी और पुराने लकड़ी के फर्श की महक। हर चीज वहीं थी जहां मैंने छोड़ी थी। थोड़ा सुस्ताने के बाद मैंने मां से कहा, मां मैं जरा बाहर घूम कर आता हूं, अपने पुराने दोस्तों से भी मिल लेता हूं। मां ने हां में सिर हिलाया और मैं घर से निकल पड़ा, उसी पुराने रास्ते की तरफ जहां हम बचपन में घंटों बैठा करते थे। अभी 2 कदम ही चला था कि पीछे से एकदम से आवाज आई, अबे सुनील, ओए रुक हरामी। मैं पलटा तो सामने लोकेश खड़ा था। वही हंसी, वही चाल। मैं मुस्कुरा दिया। अबे लोकेश, तू। अभी इतना ही कहा था कि पीछे से एक और आवाज आई, अबे साले, एक फोन तो कर देता कि गांव आ रहा है। ये विक्की था। वो बाइक से उतरा और सीधा आकर कस के मेरे गले लग गया। कुछ पल के लिए लगा जैसे वो बचपन के दिन वापस लौट आए हों।
हम तीनों वहीं खड़े खड़े हंसने लगे। बातों का सिलसिला चल पड़ा। स्कूल के किस्से, चोरी से खेतों में घुसना, वो मंदिर के पीछे बीड़ी पीना और मटका तोड़कर भाग जाना। तभी लोकेश बोला, अबे सुनील, इतने साल हो गए, चल भाई कहीं पार्टी करने चलते हैं। विक्की ने भी हाँ में सिर हिलाया। मैंने कुछ पल सोचा और फिर मुस्कुराते हुए हाँ कर दी। फिर क्या था, तीनों का मूड बन गया। हमने तय किया कि शाम को 7 बजे निकलेंगे। ठीक वक्त पर हम तीनों, मैं, लोकेश और विक्की, हमने बाइक मोड़ी और सीधे उस पुराने ठेके की ओर निकल पड़े जो गांव की आखिरी सीमा पर एक सुनसान मोड़ पर था। रास्ते में थोड़ी थोड़ी धूल उड़ रही थी। कुछ जगहों पर गायें सड़क किनारे बैठी थीं और खेतों से हल्की सी ठंडी हवा आ रही थी। शाम ढल रही थी। आसमान का रंग नारंगी से नीला होता जा रहा था। कुछ ही देर में ठेका दिखने लगा। एक छोटा सा ढांचा, ऊपर टीन की छत और अंदर एक बूढ़ा दुकानदार जो हमेशा की तरह मटमैले कपड़ों में बैठा था। लोकेश ने बाइक एक तरफ लगाई। विक्की सीधा अंदर गया और बोला, भाई 2 ठंडी बियर देना। दुकानदार ने बर्फ वाले टब से 2 बोतलें निकाली और अखबार में लपेटकर पकड़ा दी। उसी वक्त विक्की ने धीरे से कहा, भाई वो छोटी वाली पुड़िया भी दे देना। दुकानदार थोड़ी देर उसे देखता रहा, फिर नीचे गत्तों के पीछे से एक गांजे की पुड़िया निकाली, सफेद पन्नी में लिपटी, मुड़ी तुड़ी सी। विक्की ने चुपचाप उसे जेब में रखा और सिर हिलाकर शुक्रिया कहा। फिर हम तीनों बाइक की तरफ बढ़े। लोकेश ने चाबी घुमाई और इंजन स्टार्ट किया। मैं और विक्की पीछे बैठे और बिना कुछ बोले हम जंगल की ओर निकल पड़े। करीब आधा घंटा चलने के बाद हम उस पुराने जंगल के पास पहुंच गए। पूरा इलाका सन्नाटे में डूबा हुआ था। न कोई आवाज, न कोई हलचल। लोकेश ने बाइक एक बड़े से पेड़ के नीचे धीरे से रोकी। बाइक की लाइट बंद करते ही और भी गहरा सन्नाटा महसूस होने लगा। मैंने बैग खोला और चादर निकाली और उसी पेड़ के नीचे जमीन पर चादर बिछा दी। विक्की ने एक नजर चारों ओर डाली और बोला, इधर ही सही रहेगा, कोई आने वाला नहीं है। हमने बैग से बियर की बोतलें निकाली और वहीं बैठ गए, उस वीराने में जहां सिर्फ हम थे और घना अंधेरा। हम तीनों ने बियर का ढक्कन खोला और घट घट से आधी बियर पी गए। फिर विक्की बोला, अबे वो माल तो निकाल। लोकेश ने जेब से गांजे की पुड़िया निकाली। उसने चिलम में गांजा भरा, जलाया और एक लंबा कश लिया। धीरे धीरे धुआं उड़ने लगा। विक्की ने भी 2-4 कश मारे और फिर मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने भी एक गहरा कश लिया। अब हम तीनों पूरी तरह से नशे में डूब चुके थे। तभी झाड़ियों में से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। हम सब शांत हो गए, लेकिन वो आवाज दोबारा आई। तभी मैं, विक्की और लोकेश तीनों उठ खड़े हुए और उस तरफ बढ़ने लगे। जब हमने वहां जाकर देखा तो वहां एक बिल्ली का धड़ पड़ा था जिसका सिर गायब था। यह किसी भी जानवर का काम नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने तेज हथियार से उसकी गर्दन एक ही झटके में अलग कर दी हो। मेरे माथे से टप टप करके पसीना गिरने लगा। तभी पीछे से लोकेश ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, अरे भाई, ये तो बस एक बिल्ली है, क्या हो गया, इतना क्यों डर रहा है? फिर लोकेश आगे की तरफ बढ़ा और उस बिल्ली के ऊपर पेशाब करने लगा। हम दोनों ने बहुत रोका,
लेकिन वह पूरी तरह नशे में धुत था, किसी की सुन ही नहीं रहा था। फिर जैसे तैसे हमने लोकेश को समझाया, उसे थोड़ा शांत किया। फिर हम तीनों वहां से अपने घर की तरफ निकल गए। रात के करीब 2 बज चुके थे। हम सब चुपचाप घर पहुंचे और सो गए। अगली सुबह जब मेरी नींद खुली तो पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ था। हर किसी की जुबान पर एक ही बात थी, नदी के पास कुछ मिला है। गांव के सारे लोग उधर भागे जा रहे थे। मैंने भी बिना वक्त गंवाए फटाफट मुंह हाथ धोया, चप्पल पहनी और सीधे नदी की ओर दौड़ पड़ा। जब मैं वहां पहुंचा तो जो नजारा मैंने देखा, उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। वहां जमीन पर लोकेश की लाश पड़ी थी। उसका धड़ पड़ा था, लेकिन गर्दन गायब थी, ठीक उसी मरी हुई बिल्ली की तरह। ना खून की धार, ना कोई पंजे के निशान। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बेहद धारदार हथियार से एक ही झटके में उसका सिर काट डाला हो। मेरा पूरा शरीर थर थर कांपने लगा। हाथ पैर सुन्न हो चुके थे। थोड़ी ही देर में वहां पुलिस आई, देखा और वही पुराना जवाब दे दिया, यह तो किसी जंगली जानवर का हमला है। और यह कहकर बात को वहीं रफा दफा कर दिया गया। फिर मैंने और विक्की ने पूरी रात वाली घटना गांव वालों को बताने का फैसला किया। सुबह पूरे गांव की पंचायत बुलाई गई। हम दोनों ने सबके सामने पूरी रात की सच्चाई रख दी। कैसे हमें वह बिना गर्दन की मरी हुई बिल्ली मिली, कैसे लोकेश ने नशे में उसके ऊपर पेशाब कर दिया और अगली सुबह खुद लोकेश का सिर कटा धड़ वहीं पड़ा मिला। यह सब सुनकर पंचायत दंग रह गई। किसी ने कहा कि सालों पहले वहां कोई जानवरों की बलि देता था, मगर कौन था वह, आज तक कोई नहीं जानता। आखिर में पंचायत ने फैसला लिया कि उस पूरे जंगल को चारों ओर से लोहे की तारों से घेर दिया जाएगा, ताकि वहां कोई इंसान दोबारा गलती से भी न जाए। फिर उस दिन के बाद आज तक कभी गांव में ऐसा कोई हादसा किसी के साथ नहीं हुआ। लेकिन हमें आज भी अपने बचपन के दोस्त लोकेश की कमी बहुत महसूस होती है। सोचा नहीं था कि एक दिन यूं अचानक वह हमसे हमेशा के लिए बिछड़ जाएगा। उस रात की वो डरावनी यादें आज भी हमारे जहन में जिंदा हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और खौफनाक और सच्ची कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित है और आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक सुनसान सड़क, एक अजीब मोटेल, वो श्रापित जगह जहां से लोग गुजरते तो हैं लेकिन कभी लौटते नहीं। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। मेरा नाम रवि है। पिछले 12 सालों से मैं ट्रक चला रहा हूं। दिन रात, बारिश आंधी सब देखी है। लेकिन जो मैंने उस रात देखा वो अब तक मेरी रूह में समाया हुआ है। बात 2006 की एक ठंडी नवंबर रात की है। मैं दरभंगा से देवघर की ओर एक ट्रक में दवाइयों का माल लेकर जा रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था। रात के 10 बज चुके थे। सड़क वीरान थी और दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। रास्ते में एक पुराना सा ढाबा पड़ा, शंकर ढाबा।
जगह वीरान थी, लेकिन चाय की तलब लगी थी। मैंने ट्रक एक ओर खड़ा किया और अंदर गया। वहां सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो बिना पलकें झपकाए मुझे घूर रहा था। मैंने मजाक में कहा, बाबा, सुना है आगे वाले जंगल में कोई आत्मा रहती है। उसने नजरें झुकाई और धीमे से बोला, बेटा, वहां मत रुकना। कुछ भी हो जाए, खासकर उस पुराने मोटेल के पास मत रुकना। वहां सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। मैं हंसा और चाय पीकर ट्रक स्टार्ट कर वहां से निकल गया। ढाबे से निकले मुझे ज्यादा देर नहीं हुई थी कि मैंने देखा सड़क के किनारे एक बकरी खड़ी थी। पर कुछ तो अजीब था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। कोई पलक नहीं, कोई हरकत नहीं। वो मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे किसी मुर्दे की आंखें हों, ठंडी और खाली। मैंने डर के मारे स्पीड बढ़ा दी, लेकिन कुछ दूरी पर पहुंचते ही माहौल बदल गया। हवा रुक गई। हर तरफ एक अजीब सन्नाटा फैल गया। ऐसा लगा जैसे जंगल सांस ले रहा हो और मैं उसके अंदर जा रहा हूं। अब सड़क वैसी नहीं रही। जीपीएस काम नहीं कर रहा था। मोबाइल में सिग्नल गायब था। अजीब सी पशुओं की आवाजें आने लगीं, लेकिन कहीं दूर से नहीं, एकदम पास से, जैसे ट्रक के अंदर से ही आ रही हो। तभी ट्रक का तापमान अचानक गिर गया। इतनी ठंड कि सांसें धुआं बनकर मुंह से बाहर आ रही थीं। तभी सामने वही मोटेल दिखा, टूटा फूटा, लेकिन दरवाजा खुला हुआ। मैंने मोटेल को नजरअंदाज करके ट्रक आगे बढ़ाया, लेकिन कुछ मिनटों बाद वही मोटेल फिर सामने था। मैं चौंक गया। मैंने सोचा शायद मैं सर्कल में घूम रहा हूं। जीपीएस नहीं था, लेकिन मैं इतना भी बेवकूफ नहीं था कि सीधा रास्ता भूल जाऊं। फिर भी मैं ट्रक चलाता रहा, लेकिन हर 10 मिनट बाद मेरे सामने वही मोटेल था। अब मैं समझ गया था कि मैं किसी छलावे में फंस गया हूं। आखिरकार मैंने सोचा कि मोटेल के अंदर जाकर देखता हूं, ये मोटेल आखिर है क्या। मैंने ट्रक रोका, टॉर्च ली और अंदर चला गया। अंदर एक लंबा गलियारा था। लकड़ी की फर्श पर मेरे कदमों की आवाज गूंज रही थी। दीवारों पर धुंधले काले रंग के निशान थे। तभी हवा से एक कमरा खुला। वहां एक आईना था जिसमें मेरा अक्स नहीं दिख रहा था। मैं जैसे ही बाहर जाने के लिए मुड़ा, किसी ने मेरा हाथ पकड़ा, बर्फ की तरह ठंडा हाथ। मैं चिल्लाया और भागकर ट्रक में बैठा। इंजन स्टार्ट किया और पूरी स्पीड से निकल गया। लेकिन अब हर चीज बदल गई थी। सड़क हवा में लटकती हुई लग रही थी, जैसे ट्रक जमीन पर नहीं हवा में चल रहा हो। पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे। ट्रक के शीशों में मैं खुद को देख रहा था, लेकिन मेरा अक्स मुझे ही घूर रहा था। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मुझे लगने लगा शायद मैं मर गया हूं, शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहा। हर बार जब मैं आंखें झपकाता, मैं वापस उसी मोटेल के सामने होता। दिन निकलने का नाम नहीं ले रहा था। आखिर मैं हार थक कर उतर कर जोर जोर से रोने लगा। मैं थक गया था, हार चुका था। तभी वो आया। वो एक लंबी काली परछाई, इंसान की शक्ल में, लेकिन उसका चेहरा नहीं था। बस एक आवाज थी, अब तेरा बारी है। जो यहां आया वो कभी वापस नहीं गया। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैंने देखा कि उसके पीछे सैकड़ों साए खड़े थे।
सब ट्रक ड्राइवर, सब उस छलावे का शिकार बन चुके थे, सब उस छलावे का हिस्सा बन चुके थे। पर उस वक्त न जाने कहां से मेरे अंदर हिम्मत आई। मैंने ट्रक से डीजल निकाला, एक बोतल में भरा और उस प्रेत की ओर फेंक दिया। वो छलावा जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज से पूरा जंगल गूंज उठा। आसमान लाल हो गया, पेड़ हिलने लगे और एक जोरदार धमाका हुआ। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में था। 3 दिन तक बेहोश था। पुलिस वालों ने कहा जंगल के कुछ मजदूर मुझे यहां लेके आए हैं। फिर मैंने पुलिस वाले से किसी जानवर का हमला बताकर बात को टाल दिया। जब मैं उस जगह पहुंचा तो मेरा ट्रक वहीं पास में खड़ा था, लेकिन दूर दूर तक वहां न कोई मोटेल था और न कोई शंकर ढाबा। इस छलावे का अंत हो चुका था। आज उस घटना को 2 साल हो गए हैं। मैं अब ट्रक नहीं चलाता। मैं जब भी आंखें बंद करता हूं तो मुझे वही मोटेल, वो बकरी, वो छलावा दिखाई देता है। कभी कभी लगता है क्या वो वाकई मिट चुका है या उस छलावे ने मुझे छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि मैं उसे मिटा चुका था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही और खौफनाक और डरावनी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सुमित फिर लौटूंगा एक और डरावनी हकीकत के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रामकेश यादव है। मैं उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर के छोटे से गांव चांदपुर का रहने वाला हूं और आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत से रूबरू कराने जा रहा हूं जो सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे पूरे गांव के लिए एक डरावना सच बन चुकी है। आप सोच रहे होंगे, क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है जो हमारी समझ, हमारी सोच से परे हो? हां, हो सकता है, क्योंकि यह कहानी ना तो कोई अफवाह है, ना किसी फिल्म की स्क्रिप्ट। ये वो सच्चाई है जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा है, जिसे मेरे पूरे गांव ने भुगता है और जिसकी परछाइयां आज भी हमारे गांव की हवा में तैरती हैं। यह कहानी है एक किन्नर के श्राप की, एक ऐसा श्राप जिसने हमारे गांव को हिला के रख दिया। तो अगर आपके अंदर हिम्मत है तो बैठिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक ऐसा सच है जो अब भी हमारे गांव की मिट्टी में, मंदिरों की घंटियों में और रात की खामोशी में आज भी जिंदा है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गर्मी का मौसम था, ज्येष्ठ का महीना, और दोपहर की धूप जैसे आसमान से आग बरस रही थी। सूरज ठीक सिर के ऊपर था और सारा गांव जैसे किसी तपते तवे पर रखा हो। हम 4 दोस्त, मैं, रामकेश, जीतवा, सुरेसरा और मंगलू, गांव के बाहर आम के बाग में एक पुराने खंडहर के पास ताश खेल रहे थे। तभी पायल की झनकार सुनाई दी। हम सब चौंक गए। इतनी गर्म दोपहरी में कौन चल के आ रहा है? हमने मुड़कर देखा। एक किन्नर, लाल बॉर्डर वाली हल्की फटी साड़ी, बड़ी बड़ी आंखों में गाढ़ा काजल, माथे पर सिंदूर की लंबी सीधी रेखा और होंठों पर अजीब सी मुस्कान। वो एकदम शांत चाल में हमारी ओर आ रहा था।
जैसे उसे किसी डर की परवाह ही नहीं। गांव वाले उसे हिजड़ा माई कहते थे। हर अमावस्या या खास मौकों पर वो गांव आता, कुछ मांगता और लोग चुपचाप दे देते थे। कहा जाता था अगर उसे नाराज कर दो तो उसकी जुबान श्राप बन जाती है। लेकिन उस दिन हम चारों को शरारत सूझी। जीतवा बोला, अबे देखो भाई, आ गया फिर से ड्रामा करने, चलो थोड़ी मस्ती की जाए। वो हमारे पास आया। उसकी आवाज भारी थी, लेकिन भीतर से थकी हुई सी। बच्चा लोग, कुछ दान पानी दे दो, भूख लगी है। सुरेसरा हंसते हुए बोला, दान तो तभी मिलेगा जब तू एक दो ठुमके लगा दे माई। मंगलू ने बीड़ी जलाई और मुंह से धुआं छोड़ते हुए कहा, जाना, ये एक्टिंग हर महीने करता है, चल निकल यहां से। हम सब जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन मैं थोड़ा सा झिझक गया था। उस किन्नर की आंखें मुझे अंदर तक चुभ रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और फिर बोला, आज तुमने मेरा मजाक उड़ाया है। अगली अमावस्या से पहले तुम में से कोई नहीं बचेगा। सब कुछ सूख जाएगा, जिस्म भी और आत्मा भी। हम बेहद जोर जोर से हंसने लगे और वही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। उस दिन के बाद 2-3 दिन तो सब सामान्य रहा। हमने भी उस घटना को मजाक समझकर भुला दिया। लेकिन चौथे दिन पहली हलचल हुई। रात का वक्त था, करीब 11 बजे। गांव में सन्नाटा गहराने लगा था। लालटेन की रोशनी में लोग अपने अपने घरों में सिमट चुके थे। तभी मंगलू की मां पूरे गांव में दौड़ती हुई चिल्लाने लगी, कोई बचाओ, कोई देखो, मंगलू को क्या हो गया है। मैं, सुरेसरा और जीतवा भागते हुए उसके घर पहुंचे। जो नजारा हमने वहां देखा वो आज भी मेरी आंखों के सामने जिंदा है। मंगलू जमीन पर पड़ा था। उसका मुंह सूजा हुआ था, जैसे किसी ने बेलन से पीट दिया हो। आंखें बाहर को निकली हुई थीं, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें खींच लिया हो। नाक से खून बह रहा था और होंठ पूरी तरह फटे हुए थे। मंगलू की मां कांपती हुई आवाज में रो रही थी, बिना कुछ खाए पिए अचानक ऐसा कैसे हो गया। ये तो कल तक खेतों में काम कर रहा था। हम उसे उठाकर कस्बे के डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कुछ देर जांच की, फिर गंभीर स्वर में बोला, ये न जहर है न एलर्जी। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे शरीर खुद ही अपने अंगों पर हमला कर रहा हो, मानो अंदर से ही सड़ रहा हो। हम सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन हमें समझ आ गया था कि नरमाई का श्राप। हमने बहुत कोशिश की मंगलू को बचाने की, लेकिन सुबह होने से पहले ही मंगलू ने दम तोड़ दिया। अगले दिन पूरे गांव के सामने उसका अंतिम संस्कार किया गया। लोग डर के मारे कुछ कह भी नहीं पा रहे थे, बस चुपचाप उसकी चिता की आग को जलते देखते रहे। लेकिन डर तो अभी शुरू हुआ था। अगली ही अमावस की रात जीतवा भी गांव से गायब हो गया। काफी देर ढूंढने के बाद उसका शव पुराने कुएं में मिला, उल्टा लटका हुआ, सिर नीचे और पैर ऊपर। उसकी जीभ कटी हुई थी और चेहरा नीला पड़ चुका था।
कुएं की भीगी दीवार पर कीचड़ से लिखा था, हंसता था ना तू। यह सब देखकर गांव भर में मातम छा गया। अब सिर्फ मैं और सुरेसरा बचे थे। हम दोनों कांपते हुए गांव की सबसे बुजुर्ग दादी मनशा देवी के पास गए। उनकी आंखें धुंधली थीं, लेकिन आवाज में डर की सच्चाई थी। उन्होंने कहा, रे रामू, तू नहीं जानता, किन्नर का श्राप आग नहीं बल्कि वो धुआं बनकर रग रग में समा जाता है। वो तभी बाहर निकलता है जब जिस्म अंदर से गलने लगे। वो तब तक पीछा नहीं छोड़ता जब तक आदमी अपनी मौत की भीख न मांग ले। हमने कांपती आवाज में पूछा, तो हम क्या करें दादी? उन्होंने धीरे से कहा, माफी मांगो, लेकिन अब उसके पास जाने के लिए हिम्मत से ज्यादा नीयत साफ होनी चाहिए। और शायद अब वो सुनने नहीं, सिर्फ सजा देने आई है। हम फिर अपने अपने घर लौट आए और देखते ही देखते अमावस्या की रात आ गई। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। हवा थमी हुई थी और पीपल के पत्ते भी आज खामोश थे। मैं और सुरेसरा हाथ में अगरबत्तियां और नारियल लिए गांव के बाहर वाले पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। वही जगह जहां हर अमावस्या को किन्नर माई आती थी। वही पेड़ जिसे लोग कहते थे कि यहां इंसान नहीं, सिर्फ कोई अदृश्य रूप बैठता है जो साया सा महसूस होता है। रात के ठीक 12 बजे हमने वहां दीपक जलाया। चारों तरफ सन्नाटा था, बस हमारे दिलों की धड़कन सुनाई दे रही थी। मैंने कांपती आवाज में कहा, माई, हमसे गलती हुई है, हमने तेरा अपमान किया, माफ कर दे, तू जो चाहे हम देंगे, बस हमारे जान बख्श दे। कुछ पल चुप्पी रही, फिर पीपल की सबसे ऊंची डाली पर कोई हिला। हमने ऊपर देखा, एक साया बैठा था, काले लिबास में, लंबे बाल और चेहरा पूरी तरह अंधेरे में ढंका हुआ। फिर वही आवाज जो हमने आम के बाग में सुनी थी, अब माफी मांगने आए हो? जब सब मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहे थे, तब एक बार भी तुम्हारे दिल में डर नहीं आया था। हमारे बदन में कांप कांपी दौड़ उठी। सुरेसरा ने मेरी बांह कस के पकड़ ली। मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा, माई, हमसे बड़ी भूल हुई है, लेकिन 2 हमारे साथियों की मौत के बाद अब हमें समझ आया, हमें अपने किए का पछतावा है माई। वो साया धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरा। अब उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। काजल फैला हुआ था, माथे पर भस्म और आंखें जैसे अंदर से कोई और आत्मा देख रही हो। उसने हमारी ओर देखा और फिर जमीन पर बैठते हुए धीरे से बोली, मुझे इज्जत चाहिए थी, मगर तुमने मुझे तमाशा बना दिया। अब इज्जत नहीं, सिर्फ नाश मिलेगा। मैंने फौरन उसके पैर छूने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर तभी जमीन कांपने लगी। हमने देखा पीपल के नीचे की मिट्टी अपने आप फटने लगी थी। देखते ही देखते वहां से एक सांप निकला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। देखते ही देखते चारों ओर सांपों की फुफकार और बीच में वो किन्नर माई।
तंत्र की मुद्रा में बैठी हुई। उसने आंखें खोली और धीरे से बोली, अब एक ही रास्ता बचा है, या तो मेरी शर्तें मानो या हर अमावस्या पर तुम्हारे गांव से एक और चेहरा मिटता रहेगा। हम दोनों थर थर कांपते हुए जमीन पर बैठ गए। पहली शर्त उसने धीमे स्वर में कही, गांव के हर घर से एक थाली भर के अनाज और एक जोड़ी कपड़े मेरे नाम पर हर अमावस को पीपल के नीचे चढ़ाए जाएंगे। और ये काम कोई बच्चा नहीं, कोई अधेड़ मर्द करेगा। नहीं तो। उसकी आंखें चमकी और एक सांप ने जमीन पर अपना फन फड़फड़ाया। हमने सिर हिलाया। ठीक है माई, हम करेंगे। दूसरी शर्त, गांव का जो सबसे पुराना कुआं है उसके अंदर मेरी एक वस्तु है, उसे कोई छुएगा नहीं। उस पर एक नीम की शाखा टांग दो। अगर किसी ने उसे खोलने की कोशिश की तो उसका चेहरा उसी पल मिट जाएगा। मैंने फौरन पूछा, कौन सी वस्तु है माई? किन्नर माई ने जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा दी। वो मुस्कान जो किसी जिंदा इंसान की हो ही नहीं सकती। फिर उस किन्नर ने हमारे सामने तीसरी शर्त रखी। गांव के बीच जो मंदिर है वहां मेरी एक मूर्ति रखनी होगी और वो मूर्ति किन्नर रूप में होगी, ना नर ना नारी। जब तक वो मूर्ति वहां रहेगी मैं तुम्हें और तुम्हारे गांव को छोड़ दूंगी। लेकिन अगर किसी ने हटाने की कोशिश की तो श्राप लौट आएगा, दुगुना होकर। यह सुनकर हमारी रूह तक कांप गई। हमने हामी भर दी और किन्नर माई ने सिर्फ इतना कहा, अब जाओ, अगली अमावस को ये सब पूरा देखना चाहती हूं, वरना। फिर जमीन पर एक तेज आवाज हुई, धड़ाम, और वो गायब हो गई। सिर्फ सांप, राख और सन्नाटा बचा। हम सब ने मिलकर अगली अमावस से पहले तीनों शर्तें पूरी की। हर घर से अनाज और कपड़े लाए गए। नीम की डाल कुएं पर बांधी गई और मंदिर के अंदर एक मिट्टी की किन्नर मूर्ति रखी गई जो गांव के सबसे बूढ़े कुम्हार ने बनाई थी। उस मूर्ति को बनाते समय वो कुम्हार 3 दिन तक भूखा रहा। कहता था, ये मिट्टी कुछ कहती है, रात को इसमें से आवाजें आती हैं, जैसे कोई सांस ले रहा हो। पर काम तो करना ही था। कुछ दिन बीते और अमावस की रात आई। पूरे गांव में सन्नाटा था। ना कोई कीर्तन, ना पूजा, बस मंदिर में 4 लोग थे। मैं रामकेश, सुरेसरा, पुजारी और वही बूढ़ा कुम्हार। दीपक जलाया गया। मूर्ति के सामने अनाज और कपड़े चढ़ाए गए और पुजारी ने पुराने ग्रंथ से मंत्र पढ़ने शुरू किए। ऐसे मंत्र जो कभी किसी ने नहीं सुने थे। तभी मंदिर के चारों ओर हवा घूमने लगी। मिट्टी की मूर्ति से कुछ सरसराहट सी उठी और फिर दीपक बुझ गया। चारों ओर घुप अंधेरा छा गया। पुजारी कांपती हुई आवाज में बोला, कुछ गलत हो रहा है। तभी मंदिर के अंदर एक झर्र सी आवाज गूंजी, जैसे किसी ने नाखून से पत्थर को खरोंचा हो। हमने फौरन मूर्ति की तरफ देखा। मूर्ति की बाईं आंख से खून टपक रहा था। यह सब देखकर कुम्हार वहीं गिर पड़ा
हम बाकी तीनों कांपते हुए मंदिर से बाहर भागे, लेकिन मंदिर के बाहर कोई नहीं था। पूरा गांव जैसे सूना हो गया हो। तभी एक जोर की आवाज हुई। मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और उसी पल मंदिर के अंदर से एक ठंडी भारी औरत की आवाज आई, मैं लौट आई हूं, अब ये गांव मेरा है। क्या उस आवाज का मतलब वही श्राप था? क्या किन्नर की आत्मा सच में उस मूर्ति में बस गई थी? और कुम्हार के गिरते ही क्या कोई बलि पूरी हुई थी? इन सब सवालों का राज खुलेगा। किन्नर का श्राप भाग 2 में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और रहस्यमयी और डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हां, घंटी दबाना मत भूलना। अगली अमावस कब आ जाए क्या पता। फिर मिलेंगे एक और सच्ची डरावनी कहानी के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जो घटना सुनाने जा रहा हूं वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये एक सच्ची घटना है जिसे सोचकर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। और यकीन मानिए, आज तक आपने ऐसी कहानी कभी नहीं सुनी होगी। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। यह बात 2014 की है, जब मैं एक हॉरर शो में कैमरामैन का काम करता था। मुझे ठीक ठाक सैलरी मिल जाती थी और मैं उस जॉब से बहुत खुश था। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रही। एक दिन की बात है जब हमारी टीम एक पुराने वीरान कब्रिस्तान में शो के लिए गई थी। हम सब शूटिंग में लगे हुए थे, लेकिन हमारी गाड़ी का ड्राइवर कुछ अजीब हरकतें कर रहा था। वो नंगे पैर पूरे कब्रिस्तान में कब्रों के चक्कर काट रहा था और जहां हम सब कीचड़ से बच रहे थे, वो उसी कीचड़ में पागलों की तरह उछल रहा था और अपने आप से बातें कर रहा था। यह सब देखकर हम सबके चेहरे का रंग उड़ गया। हमने जल्दी जल्दी शूट खत्म किया और उस ड्राइवर भाई के साथ ऑफिस लौट आए। सब लोग अपने अपने घर चले गए, लेकिन मैं बहुत लेट हो चुका था। रात के 2 बज चुके थे। मैं ऑफिस से निकल ही रहा था कि मेरे हेड मैनेजर मेरे पास आए और बोले, बहुत रात हो चुकी है, मैं तुम्हें गाड़ी से घर छुड़वा देता हूं। मैंने भी हां कर दी। मैं बाहर जाकर गाड़ी में बैठ गया। फिर वही पागल ड्राइवर आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उस रात कंपनी में कोई और ड्राइवर नहीं था, इसलिए मुझे उसी के साथ जाना पड़ा। डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। मैंने उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया कि मैं उससे डर रहा हूं। उसने गाड़ी स्टार्ट की और मेरे घर की ओर चल पड़ा। थोड़ी ही दूर जाने के बाद उसने अचानक गाड़ी रोकी और मेरी तरफ देखकर बोला, हां, शक्ल तो मिलती है। इतना कहकर वो फिर से गाड़ी चलाने लगा। मैंने डरते हुए पूछा, क्या हुआ भाई, किससे शक्ल मिलती है मेरी? वो कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। मैंने फिर पूछा, बताओ भाई, किससे शक्ल मिलती है मेरी? किसी रिश्तेदार से या किसी चोर से या फिर किसी भूत से? जैसे ही मैंने कहा, क्या किसी भूत से शक्ल मिलती है, उसने फिर से अचानक गाड़ी रोक दी। वह मेरी तरफ पलटा और मुझे घूरते हुए कहा, क्या तुम्हें भूत देखना है? यह सुनकर मेरी सांस गले में अटक गई। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा।
मैं डर के मारे कुरान की आयतें पढ़ने लगा। जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया, उस ड्राइवर ने जोर से चीख मारी और गाड़ी की लाइट ऑन कर दी। जैसे ही लाइट जली, मेरी नजर पीछे वाले शीशे पर पड़ी और जो मैंने देखा उसे देखकर मैं जोर जोर से कांपने लगा। मैंने देखा पीछे वाली सीट पर कोई भालू जैसी दिखने वाली काली परछाई बैठी हुई थी, जो अपने घुटने मोड़कर सीट के ऊपर बैठी थी। मैंने फौरन मिरर से अपनी आंखें हटा ली, घबराकर अपना फोन निकाला और अपने भाई को कॉल करके कहा, भाई मैं घर के पास पहुंचने वाला हूं, तुम जल्दी से बाहर आ जाओ। उन्होंने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है ना? मैंने डरी हुई आवाज में कहा, कुछ नहीं, बस तुम जल्दी बाहर आ जाओ। उन्होंने कहा, ठीक है, और कॉल काट दी। जैसे तैसे मैं अपनी गली के बाहर तक पहुंच गया। मैंने ड्राइवर भाई से गाड़ी रोकने के लिए कहा, लेकिन वह चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। मेरे बहुत कहने पर उसने गाड़ी रोकी और मैं जल्दी से बाहर उतर गया। मेरा भाई बिना कुछ बोले मुझे घर के अंदर ले गया। वह समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं सीधा अपने कमरे में जाकर चुपचाप सो गया। अगली सुबह जब मैंने अपनी अम्मी और भाई को रात की पूरी घटना बताई, यह सब सुनकर उन्होंने मुझे वहां जॉब करने से मना कर दिया। फिर कुछ दिनों बाद पता चला कि वह ड्राइवर चिल्ला करता था। चिल्ला एक ऐसा खतरनाक अमल जिसमें इंसान जिन्न को अपने वश में करने की कोशिश करता है, लेकिन वह जिन्न उसके काबू में नहीं आया, बल्कि उसी के जिस्म में उतर गया। जिन्नात ने उसे ही अपने कब्जे में ले लिया था, और जिस रात उसने मुझे घर छोड़ा था, उसी रात के बाद से वह गायब है। ना किसी ने उसे देखा और ना ही आज तक उसका कोई पता चला कि वह कहां चला गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और खौफनाक और सच्ची कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूं जो कि मेरे पापा के साथ हुई थी। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के कहानी को शुरू करते हैं। ये बात सन 1989 की है, जब हमारा पूरा परिवार हरियाणा के एक छोटे से गांव में रहता था। हमारे घर के पास सिर्फ गिने चुने 2-4 घर ही थे, और हमारा घर तो बिल्कुल कोने में था, खेतों से सटा हुआ। एक दिन की बात है, जब मेरी मम्मी और पापा में किसी बात पर कहा सुनी हो गई और मेरी मम्मी मुझे लेकर अपने मायके चली गई। उस रात मेरे पापा घर पर बिल्कुल अकेले थे। रात के करीब 2:30 बजे का वक्त रहा होगा। मेरे पापा बरामदे में खाट बिछाकर गहरी नींद में सो रहे थे। तभी उन्हें नींद में एक अजीब सा दबाव महसूस होने लगा, जैसे कोई उनकी छाती पर बैठा हो। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। अचानक मेरे पापा नींद से हड़बड़ाकर उठ खड़े हुए। वो खाट से नीचे उतरे और पेशाब करने के लिए बाथरूम की ओर चले गए। लेकिन डर तो तब शुरू हुआ जब मेरे पापा बाथरूम से लौटे और जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि वो जिस खाट पर सो रहे थे, अब वो खाट 3-4 फुट ऊपर हवा में झूल रही थी और धीरे धीरे गोल गोल घूम रही थी। मेरे पापा मानो सदमे में चले गए हों। शरीर
एकदम सुन्न पड़ गया। होंठ जोर जोर से कांपने लगे। लेकिन तभी एक जोर की आवाज के साथ वह खाट धड़ाम से नीचे गिर गई। मेरे पापा चीखते हुए वहां से भाग खड़े हुए। पापा जोर से चिल्लाते हुए सीधे मेरे दादाजी के घर पहुंचे और वहां जाकर वो बिना कुछ बोले सीधा सो गए। जब सुबह हुई तो पापा ने रात की पूरी घटना दादाजी को बताई। दादाजी ने सुना और सीधा कहा, तू वो घर बेच दे, कुछ ठीक नहीं है उस जगह में। और फिर कुछ ही हफ्तों में पापा ने वो घर सस्ते दाम में बेच दिया। तो दोस्तों, ये थी मेरे पापा के साथ घटी एक सच्ची और रहस्यमयी घटना। आज भी जब पापा इस घटना को याद करते हैं तो उनकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। गांव के उस पुराने घर को हम कभी भूल नहीं पाए, क्योंकि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें हम चाहकर भी समझ नहीं सकते। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं दूसरी एक और सच्ची घटना की तरफ, जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजबीर है। ये बात कुछ ही दिन पुरानी है, जब उस रात मैं अपने दोस्त की शादी में गया हुआ था। शादी निपट चुकी थी और मैं वहां से अपने गांव की तरफ लौट चुका था। मैं वहां से अपने घर वालों के लिए कुछ मिठाई अपने साथ लेकर आ रहा था। मेरी अभी थोड़ी ही दूरी बाकी थी कि अचानक मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे साइकिल के पीछे कोई बैठा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे दूर दूर तक कोई नहीं था। मैं साइकिल से नीचे उतरा, टायर को देखा। टायर में भी ठीक ठाक हवा थी। मैं ज्यादा न सोचकर फिर से साइकिल पर बैठा और आगे बढ़ने लगा। तभी मेरी नजर सामने सुनसान रास्ते पर पड़ी। वहां एक बैल खड़ा था और जैसे ही मैं उसके पास पहुंचने लगा, वो किसी बूढ़े इंसान में बदल गया। ये सब देखकर मेरी तो रूह ही मुंह से बाहर निकल आई। मैं समझ गया था ये कोई बुरी शक्ति है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मुझे मेरे दादा की बात याद आ गई। वो कहते थे, अगर कभी ऐसी बुरी शक्तियों से सामना हो जाए तो लेट्रिन करने के लिए बैठ जाओ या बीड़ी जला लो। मैंने जल्दी से एक बीड़ी जलाई। थोड़ी हिम्मत करके धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, वो मेरी साइकिल के ठीक आगे आकर खड़ा हो गया। उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, तेरी किस्मत बहुत अच्छी है जो तू बच गया। इतना कहकर उसने एकदम गुस्से में मिठाई के डिब्बे पर हाथ मारा। सारी मिठाइयां जमीन पर गिर गईं और फिर वो जमीन पर गिरी मिठाइयों को ऐसे खाने लगा जैसे कोई कुत्ता हड्डी चाट रहा हो। मैं एक पल भी वहां नहीं रुका, साइकिल घुमाई और पागलों की तरह तेजी से भगाते हुए अपने घर पहुंचा। पूरी रात तेज बुखार में करवटें बदलता रहा। अगली सुबह मां को सब कुछ बताया। मां ने मेरी नजर उतारी, तभी जाकर मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई। कुछ दिन बाद पता चला कि जहां वो घटना हुई थी वहां पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था। बस तभी से मैंने सीख लिया, कभी भी कब्रिस्तान के पास से मिठाई लेकर नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये सच्ची घटना पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलेंगे एक
और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।